Hello everyone, welcome to my channel. This is Udan booklet, which is provided by the Only IS, and this is available free of cost on their channel. So, I have thought about making a video whereby we will cover this whole booklet as soon as possible. For this is mainly for prelims, so it would be helpful for state exams and even for UPSC exams, whoever are targeting. So it is a prelim specific static booklet. So I'm planning to cover this up. So let us begin with. So firstly, the index involves the basic microeconomics concept. Then we have national income. Third is money and banking. Fourth is monetary policy. Fifth is government budgeting and fiscal policy. So माइक्रो-इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय देयर डेफिनेशन. उनके डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी जीएनपी क्या है, ये सब पूछ सकते हैं. देन इन मनी एंड बैंकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फंक्शंस ऑफ मनी, व्हाट इज़ आरबीआई, देयर रोल, देयर फंक्शंस, मनी सप्लाई एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एनपीए वगैरह, ये सब रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. ठीक है. देन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन से व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज़ एमपीसी कमिटी, मार्केट ऑपरेशन. देन मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स वगैरह एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड. देन इन द फिफ्थ वन गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी. सो गवर्नमेंट बजट क्या है, किसको बोलते हैं, कैसे बनता है, बजट अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, फिर रेवेन्यू रिसीट्स. देन वी हैव कैपिटल रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट्स कितने टाइप के होते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी. दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. टैक्स एवेशन, FRBM एक्ट वगैरह, पब्लिक डेट वगैरह, ठीक है. देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है. कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर एक्सटर्नल डेट क्या है, नीर रीर क्या है, ठीक है. फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, IFI, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह. फिर WTO, UNC, टेड, ठीक है, IPRN वगैरह. देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है. मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट वगैरह, FDI, FBI, ठीक है, FPI. Then we have historical background of Indian economy. So 5 year plans कैसे थे, major crops or patterns, green revolution, horticulture, ये सब वगैरह we will cover. And 9th chapter में है industry, manufacture, infrastructure. इसमें MSMEs क्या होता है, ठीक है. Then industrialization का beginning, coal sector, industrial policies, ODOP initiative जो चल रहा है, ठीक है. लेबर लॉज इंडिया में जो है वो. Then we have स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स, PLI स्कीम वगैरह वगैरह, ठीक है. देन वी हैव LPG रिफॉर्म्स और सर्विस सेक्टर का. सो क्या था उसका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे वो, फिर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, LPG. सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. फिर सेक्टरल ग्रोथ वगैरह. फिर 11th में ह्यूमन कैपिटल हो गया, केयर इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बजट में इसका मेंशन था, इस लास्ट ईयर था या. एंड पॉवर्टी क्या है, उसके स्कीम्स क्या है उसके लिए. एंड देन वी वुड हैव इन इंडियन इकोनॉमी इन ट्रेंड, जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है. सो वी विल कवर बाय दिस. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. So, microeconomics is a branch of economics that studies the behavior of individual agents such as household, firms and individuals and how they make decisions to allocate limited resources. ठीक है. So, microeconomics का मतलब क्या होता है कि माइक्रो लेवल पे वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है. माइक्रो मीन्स हाउस का, फर्म्स का. इंडिविजुअल लेवल पे उनका बिहेवियर को वो स्टडी करते हैं कि उनका डिमांड कैसे राइज होता है, ठीक है. सप्लाई डिमांड पे फोकस करते हैं, प्राइस मैकेनिज़म्स, रिसोर्सेज का अलोकेशन वगैरह. तो वो माइक्रो लेवल पे, ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड्स लेवल पे, फर्म्स लेवल पे, ठीक है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो एक नेशन लेवल पे वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, नेशन लेवल पे.
कि नेशनल लेवल पे सप्लाई डिमांड कैसा चल रहा है, तो उसमें सारे का एग्रीगेट होगा, ठीक है, सारे हाउस होल्ड्स वगैरह का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये है, ठीक है। देन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, थियरी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है? सो हमारे पास रिसोर्स क्या क्या है? रिसोर्स में लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है। उनका सप्लाई लिमिटेड है ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है कि लैंड अनलिमिटेड है, ठीक है, सप्लाई लेबर वगैरह नहीं, ठीक है। तो उसका सप्लाई लिमिटेड है एंड supply limited हो, and if we are demanding more and if our wants are more than the supply, so scarcity आएगा. So in this scarcity we have to prioritize कि हमारा resource का allocation कैसे होगा, हमें prioritize करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, उस हिसाब से we will have to plan it, so we will be in a position to effectively use the resources, ठीक है. सो ये हो गया स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो रहेगा. देन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. गिवन द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मस्ट मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू अलोकेट एंड लाइक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आएगा? जब we have unlimited wants, we have unlimited desires, and but resources are in scarce, so we will have to make choices about how to allocate resources, ठीक है. तो इससे questions, it will lead to questions about क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ये तीन मेन क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है. सो जैसे कि एग्जाम्पल है, a factory must choose between producing cars or bicycle based on demand and potential revenue. एक फैक्ट्री है सपोज, सो द फैक्ट्री हैव टू डिसाइड कि उन्हें कार प्रोड्यूस करना है या बाइसिकल प्रोड्यूस करना है बेस्ड ऑन देयर डिमांड और कितना रेवेन्यू उससे जनरेट होता है. सो दैट फैक्ट्री ओनर हैज़ टू डिसाइड, ठीक है. देन वी हैव थियरी ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ठीक है. ह्यूमन डिज़ायर्स एंड नीड्स आर बाउंडलेस, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, बाउंडलेस है. एज वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड, न्यू वॉन्ट्स अराइज. एक वॉन्ट हमारा सेटिस्फाई होगा, नए वॉन्ट्स अराइज. मेरे को एक ऐसा लगा कि ठीक है, आई वॉन्ट टू परचेज अ न्यू कार. इफ़ आई एम एबल टू परचेज अ न्यू कार, देन आई विल बी इन अ पोजिशन वेर आई विल बी ड्रीमिंग अबाउट कि आई विल परचेज अ मोर ब्रांडेड एंड मोर अच्छा क्वालिटी का कार आई नीड टू परचेज. सो एक कार परचेज किया, देन आई विल हैव अ डिज़ायर अबाउट कि ठीक है, ये एक लेवल का कार था, इससे ऊपर का लेवल का, इससे अच्छा क्वालिटी एंड जो भी फीचर्स वगैरह होता है उसमें मुझे और अच्छा कार चाहिए. सो हमारा जो वॉन्ट्स है, डिज़ायर्स है, वो बाउंडलेस है, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा इट इज़ इन अ लाइन, इन अ क्यू कि ठीक है हमें ये चाहिए. तो ये जो ऑन गोइंग साइकिल होता है वो इंटेंसीफाई करता है प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, बट आर वॉन्ट्स आर नॉट लिमिटेड. सो ये एक इंटेंसीफाई करता है ये ऑन गोइंग साइकिल को. तो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ को फोर्स करता है कि उन्हें कुछ नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है. Now example, a person may wish for both a vacation and a new car but with limited funds, ठीक है. सपोज मैं हूँ, आई एम प्लानिंग फॉर अ वेकेशन एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू परचेस अ न्यू कार एंड आई ओनली हैव सम लिमिटेड फंड्स, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि पैसों का अनलिमिटेड सप्लाई चल रहा है, नो दैट इज़ नॉट अ केस, ठीक है. फंड्स तो लिमिटेड है. सो नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेकेशन पे जाना चाहिए या फिर इफ़ आई एम प्लानिंग टू परचेस अ कार तो मुझे कार परचेस करना चाहिए. सो वो दोनों मतलब दैट आई हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन सा प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है. देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि it refers to the value of the next best alternative that is foregone when a choice is made, ठीक है. it represents the benefits lost by choosing one option over another, ठीक है. जैसे अगर फैक्ट्री ने, सिंपल एग्जांपल से अगर जाए, एक फैक्ट्री है, उसने ये चूज़ किया कि मैं कार्स प्रोड्यूस करूँगा इंस्टेड ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है. सो अभी जो बाइसिकल्स, अगर सपोज फैक्ट्री अब सोच रहा है कि आई विल प्रोड्यूस कार इंस्टेड ऑफ बाइसिकल्स, सो बाइसिकल्स प्रोड्यूस करके उनको सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उन्होंने फॉरगोन किया ना, ठीक है. ऐसा तो नहीं है दोनों प्रोड्यूस करेंगे. सिचुएशन ऐसा है, या तो दे कैन प्रोड्यूस कार या तो दे कैन प्रोड्यूस बाइसिकल. सो इफ़ दे आर गोइंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार, so they are letting go of the sale of bicycles and the revenue generated from the bicycles, so they are letting go the bicycle वाला revenue, ठीक है. so that is opportunity cost, ठीक है. मतलब कि जो बेनिफिट्स लॉस्ट हुए हैं एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए,
दूसरे को जब हमने ओवर अनदर अगर हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैं कार प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं बाइसिकल प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, सो बाइसिकल से मुझे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैंने फॉरगोन किए टू प्रोड्यूस अ कार, ठीक है। सो दैट इज़ अ केस, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे अगर इफ़ अ कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। मतलब अगर कोई भी कमोडिटी है, जैसे सपोज अगर फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, हालांकि इसकी सब्सिडीज़ मिलती है, सपोज मान लें फर्टिलाइजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो लेकिन फर्टिलाइज़र को बनाने में कुछ तो कॉस्ट लगा होगा ना, कुछ तो लैंड, कुछ तो लेबर, कुछ तो कैपिटल दे हैड टू इन्वेस्ट, राइट। तो उसका कॉस्ट अगर हम फर्टिलाइज़र को फ्री में दे रहे हैं फार्मर्स को, ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट जो लगा था बनाने में, कॉस्ट तो जाएगा, पैसे तो जाएंगे, तो उसका कॉस्ट किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, सो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फ्री में बन रहा है, ठीक है। अगर किसी को दे रहे फर्टिलाइजर्स में, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, इफ आई एम प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर्स ऑन अ वेरी मिनिमल प्राइस और suppose free of cost, so the cost incurred in producing the fertilizers or in incurring the fertilizers, that the cost has to be paid, that opportunity cost is transferred from the consumers of the product, so farmers को दे रहे, वो consumers हुए, उससे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उन पे जो टैक्स पेइंग पब्लिक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक फीचर है, ठीक है। अभी जैसे द हिडन कॉस्ट ऑफ रेड टेप, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे रिमाइंड्स करता है कि टाइम मनी है, ठीक है। जब भी बिजनेसेस स्टक हो जाते हैं फाइल्स क्लियरिंग में, फॉर्म्स में, या तो उनका जितना टाइम ये जो क्लियरेंस में या इस सब में वो स्टक हो जाते हैं, उतना टाइम अगर ज़्यादा फास्ट क्लियरेंस होता, फास्ट, ठीक है, अप्रूवल्स होते, तो वो ज़्यादा इनोवेट कर पाते, ज़्यादा ग्रो कर पाते, ठीक है। सो ये एक अनसीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहाँ से आ रहा है, तो डी रेगुलेशन से, रेगुलेशन बराबर नहीं है, और यो डी बी सीक्स टू इरेज दैट। सो मतलब कि अगर एक बिजनेस है, वो फाइल्स क्लियरिंग में, फॉर्म्स वगैरह क्लियरेंस में ही ज़्यादा टाइम दे रहा है, सो उनके जो चांसेस है उस टाइम में इनोवेट या ग्रो करने के, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट बिजनेस। ओके, नाउ वी विल लुक ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो to address scarcity and meet societal needs, economic activities are organized in various ways, often combining elements of the following systems. So, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या कहता है कि इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस एंड प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। The private sector primarily drives economic activities with minimal government intervention. मार्केट इकोनॉमी में क्या है, जो भी प्रोडक्शन होता है और या जो भी प्राइस होता है वो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं। सपोज इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन के लिए जो भी प्राइस सेटअप होगा, वो कितना सप्लाई है और कितना डिमांड है लोगों में, वही डिसाइड करेगा, ठीक है। सो उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ऐसे इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ओके, सो एग्जांपल दिया हुआ है कि इन अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी द प्राइस ऑफ अ ब्रेड डिपेंड्स ऑन अ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। ब्रेड का प्राइस डिमांड पे डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। देन वी हैव कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डायरेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस को कि क्या प्रोड्यूस होगा, किनके लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कौन उन्हें रिसीव करेगा। तो ये कमांड इकोनॉमी का क्या, वाई कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्यों है। सो दिस सिस्टम एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ बट मे लैक एफिशिएंसी, या बिकॉज इफ़ गवर्नमेंट डिसाइड्स कि ये प्रोड्यूस करना है, सपोज फर्टिलाइजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है क्योंकि फार्मर्स का जो भी एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का वो ज़्यादा है सपोज,
सो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि नहीं फर्टिलाइजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इंस्टेड ऑफ एनी गुड और सर्विस। सो वो क्यों कर रहे हैं, ताकि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर पाए, ठीक है, और एफिशिएंसी में लैक हो सकता है, बट दे आर फोकसिंग ऑन मोर वेलफेयरिस्टिक अप्रोच, उनका ये है, ठीक है। सो उसमें गवर्नमेंट ही वो चूज़ करेंगे कि क्या रिसोर्सेज अलोकेट करना है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है, फूड को ज़्यादा एसेंशियल मानना है लग्जरी आइटम से, तो दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि अभी के इन दिस एरा, सो वी मोस्टली हैव मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है। कमांड और मार्केट, दिस आर लाइक ये एक आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं कि इन रियल ये दैट डू नॉट एग्जिस्ट, कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी ही ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट और कमांड इकोनॉमीज दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी होते हैं, ताकि एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे एंड सोशल वेलफेयर भी हो, ठीक है। सो ये मार्केट इकोनॉमी है, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी। या जैसे मॉडर्न इंडिया ब्लेंड्स टू वर्ड, इंडिया की बात करें तो जैसे उसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और जैम ट्रिनिटी, उससे क्या होता है कि सोशल जस्टिस इंश्योर होता है, मनी जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाता है, ठीक है, ताकि मिडल मैन लीकेज पेपर वर्क ये सब को रिड्यूस कर पाए। सो डैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट डिलीवर्स वेलफेयर, ठीक है। Now we have theory of consumer behavior. So the theory of consumer behavior explores how consumers maximize utility within budget constraints. It examines choices based on preferences, available resources and market conditions. ठीक है, अभी इसमें 3 चीज़ें समझना है, एक तो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? सो इट रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया, ठीक है, मैंने पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, मुझे उससे कितना सेटिस्फेक्शन डेराइव हुआ, दैट इज़ माई यूटिलिटी। अगर सेटिस्फेक्शन को यूनिट के टर्म्स में अगर डिटरमाइन करें, मुझे 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, डेराइव हुआ इस पिज़्ज़ा के खाने से, सो दैट इज़ माई यूटिलिटी, ठीक है। अभी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैंने सपोज़ एक पिज़्ज़ा, मैंने 2 पिज़्ज़ास मंगवाए, मैंने दोनों पिज़्ज़ास खाए और मुझे 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन डेराइव हुआ, तो वो टोटल यूटिलिटी है कि टोटल मैंने मैंने जो गुड्स सेलेक्ट किए थे वो मैंने सारे कंज्यूम किया और उससे मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन क्या डेराइव हुआ, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे पिज़्ज़ा है, ठीक है, 7 स्लाइसेस सपोज मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने एक स्लाइस खाया, मेरे को 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया 9 यूनिट मिला, तीसरा खाया 8 मिला, फोर्थ पे आई 5 यूनिट मुझे मिला। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा कहा जाता है कि जितना गुड्स मैं कंज्यूम करूँगी उतना मार्जिनल यूटिलिटी जो एक एडिशनल यूनिट्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बिकॉज अब मैंने पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस खाया, इफ़ आई एम हैविंग द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, इफ़ आई एम डिराइविंग 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन, सो इफ़ आई एम नाउ कंज्यूमिंग द सेकेंड यूनिट, सो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे उससे कम मिलेगा, 9 मिलेगा। तीसरे पे गई, पेट फुल हो रहा है, 8 मिलेगा, देन 5 यूनिट, मतलब ऐसे डिक्रीज हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, बिकॉज नाउ आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड द स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ाज, ठीक है। पहली बार खा रही हूँ तो आई मी डिराइव अ वेरी much satisfaction, लेकिन with consuming each slices that satisfaction may drop down, ठीक है। so that is the law of diminishing marginal utility, okay। so yeah, इसमें भी पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल है, the first slice of pizza provides high satisfaction but subsequent slices offer less additional satisfaction। पेट फुल हो जाता है ना, हमारी भी तो एक लिमिट है, ज़्यादा तो नहीं खा सकते, so that is the case, ठीक है। Now we will look on to the indifference curve and map। indifference curve क्या है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा जिससे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा। मतलब मैं अगर 20 हैमबर्गर्स खा रही हूँ या मैं 14 हॉट डॉग्स खा रही हूँ, मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। so, उसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगी, ये हैमबर्गर्स और हॉट डॉग्स को, 20 हैमबर्गर्स और क्या था इसमें, 20 हैमबर्गर्स और 14
हॉट डॉग्स। अगर मैं 20 हैमबर्गर्स खाऊँ या 14 हॉट डॉग्स कंज्यूम करूँ, मुझे ये जो पॉइंट है ए, मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 20 हैमबर्गर्स 14 हॉट डॉग्स पे इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 26 हैमबर्गर्स 10 हॉट डॉग्स, 41 हैमबर्गर्स 9 हॉट डॉग्स। सो अगर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सो वी विल गेट आर इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? दैट शोज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट यूटिलिटी लेवल्स। ठीक है, हायर जितना कर्व ज़्यादा होगा वो दिखाएगा कि ज़्यादा यूटिलिटी हुआ है। ठीक है। सो ये देखो, सो ये जो थर्ड वाला जो कर्व है, ये वाला, वो देखो वो हायर पे ना, तो वो ज़्यादा दिखाता है। क्या दिखाता है? हायर इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि ज़्यादा गुड्स अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, जिससे उनका यूटिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, सो ज़्यादा अगर हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो दैट मीन्स कि उनका यूटिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि गुड्स इतने अवेलेबल हैं। बजट सेट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन इनकम एंड प्राइसेस। मेरा 1 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी में मैं कितने गुड्स या सर्विस में कितना गुड्स मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, उसके कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, दैट इज़ अ बजट सेट। ठीक है, बजट लाइन क्या है? रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस परचेज विद अ फिक्स इनकम। मेरा इनकम फिक्स है, ठीक है, उससे कितने कॉम्बिनेशंस कितने गुड्स में खरीद सकती हूँ, दैट इज़ अ बजट लाइन। ठीक है, नाउ वी विल लुक इनटू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, इससे हो सकते हैं, एंड वी शुड नॉट मिस दैट, बिकॉज अगर ये पढ़ लेंगे एक बार देन वी विल फाइंड इट वेरी ईजी। ठीक है, सो yeah, so yeah, we will start with marginal rate of substitution.